तो सबसे पहले आप अपने जीवन के बारे में कि कैसे आप विधायक तक का जो आपने सफर तय किया है विधायक बनने तक का, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, हम साधारण तौर पर किसान व्यक्ति हैं। हम 5 भाई हैं और पाँचों भाइयों में हम ही पढ़े हैं, बाकी 4 भाई हमारे खेती करते हैं। और खेती करते करते, पढ़ाई करते करते समाज के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में और उसके बाद राजनीतिक क्षेत्र में स्वयं संघ की शाखा से निकलकर भाजपा में आना हमारा हुआ था। हमारा मुख्य व्यवसाय कृषि ही है और हमने खुद सब्जी बेचने का काम किया है। और हमारे विकास में राजनीतिक क्षेत्र से हमारे परिवार में कोई राजनीति में नहीं है। हमारा जो कुछ है हम स्वतः हैं और हमारे नगरवासियों की कृपा से हम आज इस मुकाम तक हैं। काम करते करते, जनता की सेवा में रहते रहते, जनता को लगातार सुविधाएं देते देते, वकालत का व्यवसाय करके वकालत के पैसे को मैं जनता पर खर्च करता था और धार्मिक संस्थाओं पर। जी। तो जैसा कि आपने बताया कि आपने वकालत की हुई है, लेकिन कल जब मैं बुंदेलखंड गौरव महोत्सव में गया था तो वहाँ राज्य मंत्री जी कह रहे थे कि 10:30 बजे तक पढ़े हुए हैं और विधायक जी पढ़े लिखे। तो आपको नहीं लगता कि राज्य मंत्री जी को भी पढ़ा लिखा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, सही बात है। शिक्षा के क्षेत्र में जो परिवर्तन इस समय चल रहा है और अगर हमारी कैबिनेट में पढ़े लिखे लोगों को महत्व दिया जाएगा तो कुछ और काम होगा। निश्चित रूप से मंत्री जी का जो स्वभाव है, कभी 10:30 पढ़े कहते हैं, कभी 11:15 पढ़े लिखे कह देते हैं, वो इस तरह के उनके स्टेटमेंट रहते हैं। उनके प्रति पब्लिक का कोई वैसा सोच नहीं रहता है कि ये कितने पढ़े कितने नहीं पढ़े। सरकार मंत्री बनाए है तो हम लोग मंत्री का सम्मान देते हैं। जी। और एक ये जो सवाल है जो विपक्ष काफी कर रही है कि राम मंदिर के अलावा कुछ गिनवाने के लिए नहीं है बीजेपी के पास, कुछ विकास के कार्य गिनवा दीजिए। देखिए, विपक्ष के पास वास्तव में कुछ बचा नहीं ना, तो उनको तो हमारी कमी देखनी है। हम ये कहते भी हैं यहाँ, हम तो अपने क्षेत्र में खास तौर से कि नेगेटिव भी बात कर रहे हो तो उसका पॉजिटिव हल भी बताओ, क्या कमी है उसको हम कराएंगे। और काम के संबंध में बता दूं, हमारे यहाँ के नदियों पर जो ब्रिज बनने थे वो सब बन गए। हमारा देवगढ़ को जोड़ने वाला ललितपुर का जो रेलवे का संपर्क मार्ग था, देवगढ़ ओवर ब्रिज बन गया है। बांधों की बाढ़ हमारे यहाँ है, सर्वाधिक बाढ़ अगर कहीं देश में है तो वो ललितपुर जनपद है। अभी 2 बांध हमारे नए तैयार हुए हैं, भावनी बांध है और कचनौदा बांध है, जिनसे हमारे किसानों को बहुत सुविधाएं हासिल हुई हैं। सड़क के संबंध में लगातार सड़कें खराब थीं, CRF फंड से सड़कें बनी, हमारे मुख्यमंत्री योजना में सड़कें बनी, प्रधानमंत्री सड़क योजना में सारी सड़कें बनी। और विकास के काम में जितने लोग कहते हैं, हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं था, मेडिकल कॉलेज बना है। एरोड्रम की हमारी प्रक्रिया पूरी होने वाली है, एरोड्रम भी ललितपुर में जल्दी से होगा। एरोड्रम होते ही बल्क ड्रग पार्क जो बहुत बड़ा हमारा उद्योग है मेडिकल से संबंधित, वो भी हमारे यहाँ स्वीकृत हुआ है। ये सारे काम विकास के हैं। लोगों को तो कुछ काम नहीं बचा, कुर्सी खिसक गई ना, तो उनको ये लगता है कि विकास खिसक गया। जी। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि ये डेवलपमेंट हुए हैं और होने वाले हैं, तो एक कल मैं जब पब्लिक ओपिनियन कर रहा था तो एक मसला उठा था कि जो रिफाइनरी बीना में लगी है वो यहाँ पे लगनी चाहिए तो रोजगार बढ़ता। यहाँ पे आदमी बहुत बेरोजगार घूम रहा है, क्यों? देखिए, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। सही बात यह है कि हमारे पूर्व सांसद जो आज हमारे बीच में नहीं है, सुजान सिंह बुंदेला, ललितपुर में बीना रिफाइनरी, झांसी में जो BHEL कारखाना खुला है और ग्वालियर में सिथौली में रेलवे स्प्रिंग कारखाना, ये तीनों कारखाने ललितपुर के लिए हमारे सांसद जी ने कराए थे। लेकिन अब जो भी उनका सोच रहा हो, वो तीनों चीज़ों को यहाँ से ललितपुर से बाहर ले गए। अगर ये रिफाइनरी आज हमारे यहाँ होती तो ललितपुर शायद कुछ और विकास के आयाम जोड़ रहा होता। निश्चित रूप से हमारे यहाँ जो बेरोजगारी की समस्या है उसके लिए आज हम लगातार कौशल विकास के माध्यम से लोगों को ट्रेंड करके उनके व्यवसाय के अनुरूप बैंकों से सहायता करा करके उनको डेवलप करने का काम कर रहे हैं। जी। तो अब एक आंकड़े पे बात करते हैं। एक जी बिजनेस का एक आंकड़ा है, मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। 7.95% एम्प्लॉयमेंट रेट है भारतवर्ष का। अब बात करें उत्तर प्रदेश की तो 6.4 था ये, जो कि 2.6% गिर चुका है। गिरा क्यों? देखिए, आंकड़ों का जो खेल है ना, ये किस तरह से लोग निकालते हैं मुझे तो समझ में नहीं आता है। रोजगार का रेशियो उत्तर प्रदेश का मेरे हिसाब से तो बढ़ा है, क्योंकि हमने 1,76,000 मास्टरों को नौकरी देने का काम किया। नहीं, वो जिले में बढ़ा हो सकता है, लेकिन बात पूरे नहीं, जिले में नहीं, मैं करें प्रदेश तो की बात कर रहा हूँ। प्रदेश में ही
प्रदेश में जॉब का रेशियो बढ़ा है और हम लोगों ने 5 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम किया है। तो ये जो परसेंटेज वाला रेशियो है मेरे तो समझ से बाहर है, कैसे लोग निकालते हैं भगवान जाने। हम इस रेशियो को गलत मानते हैं। और बात करें कानून व्यवस्था की, क्योंकि आप खुद एक पेशेवर वकील हैं, तो जैसा कि कानून व्यवस्था इस जिले के अंदर कैसी है? क्योंकि कल रात को जो मेरे पास खुद जो कई वीडियोस आई, वहाँ जो सम्मेलन चल रहा था वहाँ पे कई कुर्सियां टूटी हुई, भीड़ का जमावड़ा, सिक्योरिटी उतनी टाइट नहीं, पर्दे के पीछे से लोग आ रहे हैं, तो उस पे क्या कहें? देखिए, जहाँ जनता का जमावड़ा होता है ना, वहाँ हम चाहे जितनी व्यवस्था दें, लेकिन कानून के संबंध में हमारा एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। जनता को परेशानी ना हो, जनता पर किसी तरह का लाठीचार्ज ना हो और उनको समझा बुझा के बैठाया जाए। अब बैठने के लिए उतनी व्यवस्था नहीं थी तो लोगों ने कुर्सियां तोड़ी होंगी, मेरी जानकारी में ऐसा नहीं आया है, लेकिन हम जानते हैं कल का कार्यक्रम बुंदेलखंड गौरव का बहुत अच्छा था और आज भी होगा और जनता को उस कार्यक्रम से आत्मिक शांति प्राप्त हुई है। जी। आप रिजर्वेशन में यकीन करते हैं? देखिए, आरक्षण एक समय सीमा तय होना चाहिए। एक परिवार को आरक्षण। विधायक जी, मेरा सिंपल सा मतलब ये शॉर्ट में रखेंगे, आप रिजर्वेशन में सपोर्ट करते हैं रिजर्वेशन को या नहीं? हाँ, मैं रिजर्वेशन को एक हद तक सपोर्ट करता हूं। जी। तो आपको नहीं लगता कि जो आपकी पार्टी है उसके जो माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने बयान दिया था कि मुस्लिम आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। महाराष्ट्र में अमित शाह ने बयान दिया था कि मुस्लिम आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। देखिए, मुस्लिम आरक्षण की जो बात है ना, वैसे मुस्लिम आरक्षण तो कहीं है ही नहीं। सही बात यह है, हमारा जो आरक्षण है एससी, ओबीसी और एसटी पर आरक्षित है और मुस्लिम की कम्युनिटी की जो जातियां हैं अधिकतर ओबीसी जाति में आती हैं और उनको हम आरक्षण का लाभ दे रहे हैं। ये इसमें कहीं इस तरह की बात नहीं आती है कि मुस्लिम आरक्षण अलग से कुछ हो। जी, तो वो तो ये कहते हैं कि मुस्लिमों को आरक्षण देना ही खत्म कर देना चाहिए और दूसरी तरफ कर्पूरी ठाकुर को अवार्ड दे रहे हैं। देखिए, कर्पूरी ठाकुर की जो हम जानते हैं कि हम लोगों को उनकी सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं। कर्पूरी ठाकुर ने जो ओबीसी और दलित और पिछड़े वर्ग में काम किया है, कर्पूरी ठाकुर की देन ही है कि हम लोग आज उठ करके सम्मान के साथ सबके साथ बराबरी के साथ बैठ रहे हैं। आज जो उनको भारत रत्न का सम्मान दिया है सरकार ने, मैं तो अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को और उनकी कैबिनेट को हृदय से साधुवाद देता हूं कि उन्होंने एक सही व्यक्ति को इस भारत रत्न के लिए चुना और उनको सम्मानित किया। देखिए, सही व्यक्ति कह रहे हैं आप। एक चीज बताइए आप मुझे, इसका मतलब मैं शॉर्ट में आंसर चाहूंगा आपसे कि एक तरफ जो बीजेपी के जो बड़े चेहरे हैं योगी जी, अमित शाह जी, वो कहते हैं कि आरक्षण खत्म कर देना चाहिए मुस्लिमों का, ठीक है, और दूसरी ओर कर्पूरी ठाकुर को दे रहे हैं जिन्होंने ये कहा था कि बिहार में कि उर्दू को प्रथम भाषा होनी चाहिए, मदरसे खुलवाए कई उन्होंने, भाषा के आधार पर जॉब दिलवाई उन्होंने। एक तरफ वो अवार्ड दे रहे हैं इन चीजों को सपोर्ट करने वालों को और खुद वो सपोर्ट कर नहीं रहे हैं। देखिए, भारतवर्ष विशाल और इसमें विभिन्न भाषी लोगों को रहना है और सभी की भाषाएं प्रदेशवार थोड़ी थोड़ी भिन्न है, लेकिन हमारी मुख्य भाषा तो हिंदी ही है। उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत ये भाषाएं हमारी सेकेंडरी हैं और इन सबको सिखा करके इनके आधार पर हम जनता को उनके सब्जेक्ट के आधार पर सुविधा दें, रोजगार दें, ये हमारी सरकार काम करती है। जी। एक जो सवाल है जो काफी लोगों के दिमाग में चल रहा है और विपक्ष के दिमाग में बहुत ज्यादा चल रहा है, सवाल यह है, 75 सालों में मोदी जी ने आडवाणी जी को, मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर कर दिया और जैसे ही उन्होंने राम मंदिर का उद्घाटन किया तो मोदी जी को लोग विष्णु जी कहने लगे। तो जो विष्णु जी हैं वो कब रिटायर होंगे या रिटायर होंगे भी या नहीं, क्योंकि भगवान तो रिटायर होते नहीं है। देखिए, ये जो आपका सवाल है ना कि 75 साल में मोदी जी ने आडवाणी जी को और इनको रिटायर कर दिया, हो गए थे। देखिए, कोई किसी को रिटायर नहीं करता है जी। हमारी शारीरिक क्षमता जब तक है काम करने की, राजनीतिक क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, तब तक हम लोग काम करते हैं और कराते हैं। आज हमारे वो मार्गदर्शक मंडल में अगर हम सबको गाइड कर रहे हैं, मोदी जी को भी वो गाइड करते हैं, ऐसा नहीं है। मोदी जी समय समय पर उनसे सलाह मशवरा भी करते हैं। और अपोजिशन की जो बातें हैं, इनका तो काम ही ये है कि मोदी जी लगातार अपने क्षेत्र से अपने प्रतिद्वंदी को सामने से हटा रहे हैं, चाहे वो पार्टी का हो चाहे कोई हो। ये मैं इसमें विश्वास नहीं करता। अच्छा, तो अभी आपको, जैसे अभी राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ था 22 तारीख को, तो मोदी जी गए थे, जो मतलब हिंदुओं के लिए एक मतलब गौरव का विषय है। मई से मस्जिद का काम भी शुरू हो जाएगा और इस साल के खत्म होने तक मस्जिद बन भी जाएगी। तो मोदी जी जाएंगे क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन में जाएंगे? देखिए, जो ट्रस्ट है और जो इस संस्था के निर्माण करता है,
अगर वो बुलाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे मोदी जी मस्जिद के उद्घाटन में भी जाएंगे, क्योंकि हम लोग सर्वधर्म को मानने वाले लोग हैं जी। और सबको सम्मान देने वाले लोग हैं। हम तो ये विवाद बहुत पहले हट जाना चाहिए था। मस्जिद को सरकार ने खुद जमीनें अलॉट की और सरकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अलॉट करी। चलिए सुप्रीम कोर्ट की बात मान लेते हैं। सरकार ने जो साक्ष्य सुप्रीम कोर्ट के प्रति प्रस्तुत किए उसी के आधार पर तो निर्णय हुआ था राम जन्मभूमि का। और राम जन्मभूमि में जो मोदी जी ने पूजन करके भगवान श्री राम को विराजित किया है उनकी जन्म स्थली पर, ये बहुत बड़ा काम है। जो 500 वर्ष की कि हम लोग घरों में रहते थे और भगवान श्री राम हमारे जो आदर्श हैं, हमारे आराध्य हैं, जिनके पथ पर चलकर हम भारतवर्ष के विकास की कल्पना करते हैं। राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भय गए सब सुखा, ये जो चौपाई है राम राज्य को सार्वभौमिक रूप से सभी दैहिक दैविक तापों से बचाने वाली व्यवस्था है और इस व्यवस्था के आधार पर हमारे मोदी जी काम कर रहे हैं। जी, व्यवस्था के आधार पर। तो इसी बीच मतलब एक सवाल उठ के खड़ा होता है जो एक दीपक कुमार हैं, एक मतलब दीपक मिश्रा सॉरी जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने उठाया था कि 22 तारीख को ही क्यों प्राण प्रतिष्ठा की गई। और जो हमारे शंकराचार्य जी हैं पीठों वाले, उन्होंने कहा कि जो शिखर नहीं बना तो कैसे प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो देखिए, इन दोनों की बात से मैं संदर्भ नहीं रखता हूं, मेरा बस आपसे ये जानना है कि आचार संहिता लग जाएगी इस वजह से 22 तारीख को हुई क्या प्राण प्रतिष्ठा? क्योंकि देखिए जी बताइए। चुनावी दृष्टि से जो लोग इसको सोचते हैं वो गलत सोचते हैं जी। बहुत पहले से जब 2020 में 5 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने उसकी भूमि का पूजन किया था, तब ये तय हो गया था कि हमको 2 साल के भीतर हर हाल में इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री राम को स्थापित करना है। और उसी हिसाब से जन्मभूमि पर तेजी से ट्रस्ट ने काम प्रारंभ किया सरकार के निर्देश में, और सरकार ने सारी सुविधाएं वहां व्यवस्था की दृष्टि से कराई। और आज जो पूजन हुआ, शंकराचार्य जी जो मतैक्य थे, जिनके विभिन्न विचार आ रहे थे, और सबने भी कहा कि नहीं, श्री राम की स्थापना शुभ मुहूर्त में हुई। ऐसा मुहूर्त उस दिन सारे मुहूर्त एक साथ मिलकर के प्रतिष्ठा के लिए सबसे अच्छे मुहूर्त थे। और जहां तक गुंबद की बात है, या कहना चाहिए कि मंदिर अधूरा है, देखिए मंदिर हो या हम लोगों के मकानात, इनमें जितना काम करते जाओ लगातार चलता रहता है। पहले लोग रहने वाले बनाते हैं। भगवान श्री राम का जहाँ गर्भगृह बनना था वो तैयार होकर पूरा हुआ और उसमें स्थापना हुई, और आपने मंदिर का भव्य रूप भी देखा है कि वो मंदिर का शिखर भी दिखाया हमने, अधूरा नहीं था। इस तरह से विधायक जी, लेकिन रोकना चाहूंगा, लेकिन घर में और मंदिर में जमीन आसमान का फर्क होता है। देखिए, ये मंदिर हम अपने भाव का मामला है। मकान को भी मंदिर समझ सकते हैं, और भगवान श्री राम का जो मंदिर बना है वो तो मंदिर है ही है जी। इसमें हम ज्यादा भेद नहीं मानते हैं जी। बात करते हैं पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जब मनमोहन जी का कार्यकाल समाप्त हुआ तो तीसरे नंबर पे था भारत, हमारा देश, और अब भी वो तीसरे पे है। देखिए, पीपीपी मॉडल में जितने वर्क उस समय नहीं हुए थे आज हो रहे हैं, काम कर रहे हैं। सरकार चाहती है सुविधा जनता को मिले। और जहां तक नंबर की बात है तो आपको कुछ दिन में देखने को मिला कि हम 5 ट्रिलियन का जो लक्ष्य है देश का, उसको हम पूरा करने वाले हैं। कर्जा भी तो बढ़ता जा रहा है। नहीं, बिल्कुल कर्जा नहीं बढ़ा है। आपने देखा होगा विदेशी मुद्रा का भंडार हमारे अद्भुत रूप से बढ़ा है। और कर्जे की बात जहां तक है, ये तो लेन देन एक दूसरे देश से हम लोगों का चलता ही रहता है। पुरानी व्यवस्थाएं हैं जिनको हम लोग फॉलो करते हैं। कभी किसी देश को हम मदद कर रहे हैं, कोई देश हमें जरूरत पड़ी तो हम लेते हैं। इसको हम कर्जा नहीं मानते जी। आने वाले चुनाव में आपको क्या लगता है कि जो ट्रायंगल वाली राजनीति है वो काम में आएगी, या फिर जो राम मंदिर है ये एक अहम मुद्दा बन के आएगा? देखिए, चुनाव के पॉइंट ऑफ व्यू से, लोकसभा चुनाव के संबंध में बड़े स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि जो INDIA बना था, ये तो आपने देख लिया ध्वस्त हो गया। दूसरा, राम मंदिर हमारा मुद्दा चुनाव कभी रहा नहीं। राम हमारे आराध्य हैं, हमारे इष्ट हैं, हमारे आदर्श हैं। राम आज स्थापित हो गए हैं। चुनावी मुद्दा हमारा विकास होगा, आत्मनिर्भर भारत होगा जी। विकास, तो विकास में तीसरे नंबर पे ही है, 13 से 24 हो गया है, तीसरे नंबर पे ही है। दूसरे पे तो आना चाहिए। 90 दिन की गारंटी का क्या हुआ? आपने देखा होगा मूलभूत सुविधाएं जनता की बढ़ी हैं, और तीसरे नंबर, ये नंबरों का भी खेल होता है। अच्छा। जो आकलन विश्व के स्तर पे WHO या विश्व स्वास्थ्य वाली बात कर दी, विश्व स्तर पर जो आकलन होता है, रेशियो निकलता है कि कौन देश कितना डेवलप कर रहा है, वहाँ के निवासियों के ऊपर ये डिपेंड करता है कि उनकी आर्थिक स्थिति किस तरह से सुदृढ़ हुई। और आज हम
अपने भारतवासियों को मजबूत करने की स्थिति में हैं। जी, जय श्री राम। तो जैसा कि हमें अभी विधायक जी ने बताया कि आगामी चुनाव में इन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी अपना सारा काम कर चुके हैं क्योंकि ये जनता के बीच में ही रहते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव के रिजल्ट क्या आते हैं, क्या विधायक जी सही साबित हो पाते हैं? ऐसे ही और कंटेंट के लिए बने रहिए टू मच कंट्रोवर्शियल के साथ।